देखिए, बाल विकास के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था कहाँ तक, शिक्षा मनोविज्ञान, क्या अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसका महत्व, ये हमने कल देखा था। शिक्षा की क्या क्या अर्थ होता है, शिक्षा की परिभाषाएं किन किन ने क्या दी हैं, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या क्या हैं। आज हम कुछ वैज्ञानिकों, कुछ विद्वानों को देखेंगे जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो हम उनको आज देखेंगे और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और ध्यान से सुन लें, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए परिभाषा वगैरह हमने कल देख ली थी अपनी ये। अब बुक में, तो बुक आप सब लोगों को मिल गई होगी, बुक आ गई है, आप ले लेना। इस बुक में पूरा आपका बिल्कुल चैप्टर वाइज पूरा दिया हुआ है टोटल। पहले पोषण स्वास्थ्य के जो चारों पार्ट, जो हमारा सिलेबस व्याप हमने ईएसबीएन जारी किया, उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ इसमें दी हुई है। ठीक है, वो मटेरियल पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप इस बुक से ही पढ़ लेंगे तो आपका मतलब 85 और 90% तक आपको कवर हो जाएगा। 10% तो हमेशा बाहर होता ही है। ठीक है, लेकिन इस बुक को 2 महीने में कंप्लीट करना, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा मटेरियल है, वो तभी कंप्लीट कर पाओगे क्लास के साथ भी चलोगे और क्लास के अलावा घर पे भी टाइम दोगे। बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जिसको आपको याद ही करना है, तो वो आप याद करना बिल्कुल अर्जेंट। हर दिन हम उसमें से कुछ होमवर्क भी देंगे आपको कल से। ठीक है, तो आज सभी बुक लेना, कल से मैं आपको होमवर्क देना शुरू कर दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा जो पढ़ाने के अलावा जो आपसे मैं पूछा करूंगा। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक में जिन मनोवैज्ञानिकों का शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान है, उनके नाम, वो किस लिए जाने जाते हैं, ये हमसे कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था विलियम जेम्स के बारे में। विलियम जेम्स कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और इन्हें हम क्यों जानते हैं, क्योंकि इन्हें हम कहते हैं मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन, किसको कहा जाता है, विलियम जेम्स को कहा जाता है। और ये व्यवहारवादी थे। ठीक है, इन्होंने कार्यात्मवाद के में बताया था, इन्होंने प्रत्यक्षीकरण पर जोर दिया था। प्रत्यक्षीकरण कल बताया था मैंने आपको, विलियम बुंट के बारे में बात हुई थी आपसे कल। विलियम बुंट कौन थे, जिन्हें हम प्रथम प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। विलियम बुंट ने क्या कहा था, चेतना की बात कही थी। देखो, अगर आप डेली का डेली कवर नहीं करोगे तो आगे पाठ पीछे सपाट होता चला जाएगा। क्योंकि अगर अब आपको कल यही पता नहीं कि मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान माना गया था, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, बाद में व्यवहार का विज्ञान, तो हम इन पे बात करेंगे, एक कड़ी से ही अगली कड़ी जुड़ती है। तो भाई, विलियम जेम्स को हम, ये अमेरिका के थे और इन्हें हम मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स को। और ये इन्होंने प्रकारवाद संप्रदाय का जनक भी माना जाता है। अब ये प्रकारवाद संप्रदाय क्या है भैया, तो इनके लिए हमको आगे संप्रदायों को पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे आगे भाई, संरचनावाद, प्रकारवाद, समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद, ये क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले आया था संरचनावाद, जो दिया था विलियम बुंट ने, और जिसमें बात की गई थी काय की, चेतना की। बात की गई थी चेतना की। चेतना किसे कहते हैं, इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं। भाई, मैंने कुछ देखा, मैंने सूंघा, चखा, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा त्वचा, इनसे जो हमें सूचना मिलती है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं चेतना, कॉन्शसनेस, बताया था। तो लेकिन ये जो चेतना की बात करने वाले व्यक्ति थे वो थे विलियम बुंट। कौन थे, विलियम बुंट। और इसलिए विलियम बुंट ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान भाई क्या है, चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये कहा था विलियम बुंट ने। लेकिन जो विलियम जेम्स थे, उनका ये कहना था कि भाई अकेली चेतना से ज्ञान का निर्माण नहीं होता। देखो, चेतना, हमने कहा चेतना क्या है, चेतना को हम क्या और कह सकते हैं, संवेदना। क्या कहते हैं, संवेदना। ये होती क्या है, तो ये होता है इंद्रिय जनित ज्ञान। क्या होता है, इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान। अब इंद्रिय जनित ज्ञान क्या है भाई, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, कौन कौन सी, नाक है, आपका कान है, आपकी आंख है, आपकी त्वचा है, और आपकी जिह्वा है, जीभ है। इनसे भाई क्या, मैंने सूंघा, ये नाक से मुझे गंध की सूचना मस्तिष्क में पहुंचती है, काय से, नाक से। आवाज की सूचना कान से पहुंचती है। स्वाद की सूचना जीभ से पहुंचती है। स्पर्श की सूचना
त्वचा से पूछते हैं, यही सब कुछ तो है हमारे दिमाग में। तो इसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं। ये चेतना की बात कर रहे हैं कौन, विलियम वुंट, ये लिखा नीचे विलियम वुंट, विलियम वुंट बात कर रहे हैं चेतना की। लेकिन चेतना से ज्ञान का निर्माण हो ये संभव नहीं है, ऐसा किसने कहा, विलियम जेम्स ने। इन्होंने ये कहा कि जब तक आप क्या नहीं करोगे, प्रत्यक्षीकरण नहीं करोगे। अब प्रत्यक्षीकरण क्या चीज है भैया, प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या है, प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है कि आपने मान लीजिए कोई चीज देखी, आंख का काम देखना है, और देख के आपके दिमाग में इमेज भेजेगा, मस्तिष्क, मस्तिष्क में पहुंचेगी इमेज, भाई देखा मैंने। लेकिन भाई जो देखा है उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, उसका अर्थ क्या है। भाई देखा है, लड़का है, लड़की है, लड़का है तो कौन है, किस लिए है, क्या करता है। अगर आपने आवाज सुनी तो कोई रो रहा है कि कोई गा रहा है, सूंघा तो कोई सड़ी बदबू आ रही है, कुछ इस इत्र की खुशबू आ रही है ना। तो ये चीज समझना ही क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण, और प्रत्यक्षीकरण से ही ज्ञान का निर्माण होता है, ऐसा कहा था किसने, विलियम जेम्स ने। और विलियम वुंट ने महत्व काय दिया था, चेतना पे। समझ में आई मेरी बात। तो चेतना और प्रत्यक्षीकरण क्लियर हो गए आपके। इसलिए इससे क्या, इससे जो इन्होंने जो बाद है, उस बाद का नाम है कार्यात्मकवाद। कार्यात्मकवाद, या हम कह सकते हैं प्रकारवाद। प्रकारवाद और कार्यात्मकवाद एक ही है। भाई किसी भी चीज का काम, नाम, व्याख्या, प्रत्यक्षीकरण क्या कहलाता है, कार्यात्मकवाद। और इन्होंने क्या कहा कि इंद्रिय जनित ज्ञान यानी कि चेतना से ही ज्ञान का निर्माण होता है। निर्माण का मतलब है संरचना, क्या है, संरचनावाद किसने दिया था, विलियम वुंट ने। किसने दिया था, विलियम वुंट ने। ठीक है, सही में आ गया आप लोगों को बात। तो भाई ये बात हम वैसे भी आगे पढ़ने वाले हैं, फिर भी तो भाई विलियम जेम्स को याद रखेंगे। ये क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक हैं। जीन प्याजे, वेरी मोस्ट, आगे आप पढ़ोगे जीन प्याजे के बारे में, और ये आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला परिवीक्षक वालों के लिए। वैसे तो वर्ग 3 के सिलेबस में भी इसके बारे में डिटेल से दिया, इनके बारे में पढ़ना पड़ता है हमको, पर जीन प्याजे हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने एक जो जो सिद्धांत दिया उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने ये बताया है कि बच्चा कैसे चीजों को सीखता है। ठीक है, इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किए थे, और उन्होंने पूरे बच्चे के ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को जो है 4 स्टेजों में बांटा था। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को उन्होंने क्या कहा था, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था मतलब बच्चा संवेदनाओं से ही सीखता है, देख कर, ना छू कर, सूंघ कर, है ना। बच्चे के सामने अपन झुंझुना बजा दो एकदम देखने लगता है। तो वो इस तरीके से, फिर जो बात की अवस्था उन्होंने कहा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, फिर सक्रियात्मक अवस्था और फिर औपचारिक अवस्था। ये 4 अवस्था में उन्होंने बच्चे के पूरे ज्ञान की प्रक्रिया को समझाया इस तरीके से, और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने क्या नाम दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में, बस अभी आपको इतना याद रखना है कि जीन प्याजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं विलियम वुंट की। तो विलियम वुंट को हम क्या कहते हैं, विलियम वुंट ने एक तो संरचनावाद दिया। इन्होंने कहा कि भाई मानव मस्तिष्क का निर्माण या ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, इंद्रिय जनित ज्ञान से होता है। कैसे होता है, इंद्रिय जनित ज्ञान से होता है, और उसे से ही मस्तिष्क की संरचना बनी हुई है। इसलिए इन्हें हम संरचनावाद का जनक भी कहते हैं। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, विलियम वुंट है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक। इन्हें क्या और कहते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 1879 में 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग में, एक प्रयोगशाला बनाई थी। क्या बनाई थी, प्रयोगशाला का निर्माण किया था। अपने इनका एक शिष्य था जिसका नाम था टिचनर। शिष्य टिचनर के साथ मिलकर के, टिचनर के साथ मिलकर के इन्होंने क्या बनाई थी,
एक प्रयोगशाला बनाई थी जर्मनी में, इसलिए इन्होंने मानव पर बहुत सारे, मनुष्य की चेतना पर बहुत सारे प्रयोग किए थे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, प्रयोगवादी मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, तो अगले व्यक्ति आते हैं हमारे अल्बर्ट बांडूरा। अल्बर्ट बांडूरा वेरी मोस्ट, अल्बर्ट बांडूरा को आप समझिए। अल्बर्ट बांडूरा जो है, इन्हें हम कहते हैं इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या था? अब सामाजिक अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। आप सब लोग जानते हैं ना, मनोविज्ञान में सीखने को क्या कहा जाता है? अधिगम। मनोविज्ञान की भाषा में सीखने को अधिगम कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपने आसपास के परिवेश से या समाज से सीखता है। इन्होंने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए थे। बारबी डॉल के प्रयोग, डॉल को बच्चों के सामने तोड़ा मरोड़ा, उसके बाल पटाए, आपस में लड़ते हुए दिखाया गया। तो आगे कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि बच्चे वैसा ही कर रहे थे जैसा कि बड़े उसके साथ कर रहे थे। मतलब बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपनी समाज से ही सीखता है। और इन्होंने निरीक्षणात्मक अधिगम का महत्व बताया। निरीक्षण का मतलब होता है देखना, है ना। निरीक्षणात्मक मतलब बच्चे देख करके सीखते हैं। सामाजिक अधिगम या निरीक्षणात्मक अधिगम, बात एक ही है। बच्चा अपने आसपास समाज में जो कुछ देखेगा वही सीखेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो भैया अल्बर्ट बांडूरा से क्या याद रखेंगे? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और निरीक्षणात्मक अधिगम का महत्व। वेरी मोस्ट क्लियर। अच्छा, अगले जो हमारे हैं वो हैं सिगमंड फ्राइड। क्या है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड वेरी 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 मोस्ट, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो है मनोविश्लेषण का बाद का सिद्धांत। क्या दिया है? मनोविश्लेषणवाद। इन्होंने मन का विश्लेषण किया है। काय का? मन का। विश्लेषण का मतलब होता है बंटवारा करना। इन्होंने मानव मन को तीन हिस्सों में बांटा। एक कहा चेतन मन, एक कहा अचेतन और दूसरा कहा अर्धचेतन मन। सिगमंड फ्राइड को हम क्या कहते हैं? मनोविश्लेषण संप्रदाय का जनक। इन्होंने मन की 3 कैटेगरी बताई। पहला मन है चेतन मन, दूसरा मन है अचेतन मन और तीसरा मन है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन। और इन्होंने यही कहा कि भाई मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो उसके अचेतन मन पर निर्भर करती है। मन का महत्व बताने के लिए उन्होंने मन की तुलना करी थी एक पानी में डूबे हुए बर्फ के टुकड़े से। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई ये ग्लास में यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसमें एक हमने डाल दिया बर्फ का टुकड़ा। तो बर्फ का टुकड़ा जो होता है 90% तो पानी के अंदर रहता है, मात्र 10% ही पानी से ऊपर रहता है। तो जो 10% हिस्सा होता है वह होता है चेतन मन। क्या होता है? चेतन। और जो 90% हिस्सा होता है वो होता है अचेतन मन। क्या होता है? अचेतन मन। जो एकदम लाइन सी खिंची हुई है, ये जो लाइन है, इस लाइन को नाम दिया उन्होंने अर्धचेतन मन। क्या दिया है? अर्धचेतन मन। ये कैसी तुलना है कि भाई ये बिल्कुल वैसी तुलना है कि आपकी पर्सनालिटी, आपके मन के बारे में इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आप जहां पर बैठे हो और आप अपने आप को जैसा दिखाना चाहते हो वह मात्र 10% है। 90% आपके अंदर क्या भरा पड़ा हुआ है वो आप यहां पर प्रदर्शित नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो चेतन अवस्था मतलब हम अपने आप को जैसे प्रेजेंट कर, जैसे अपन मोड़ी देख भी गए हों, है ना, शादी ब्याह होता है देख जाते मोड़ी, तो मोड़ी बिल्कुल सूदरी गऊ बन के आ जाती, हाथ में चाय ट्रे लेके, है ना, वो बिल्कुल गऊ मोड़ी है वो। तो फिर जब ब्याह होके आ जाते हैं फिर किचन में बासन मासन फेंकते हैं, तो फिर आप सूद बैठते गए जहाँ में जे भी गुण भी हेते, है ना। तो हमारा चेतन मन क्या है? जागृत अवस्था है। ये बता रहा है हमारी कि भाई हमें समाज के साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब क्या है भैया, जैसे कि मतलब आप उदाहरण के तौर पे आप कहीं बाजार में गए कि तुम इतने लेट क्यों आए? तुम लोग देर हो गए थे। तो जैसे कि आप बाजार में गए, आपका समोसा खाने का मन कर रहा है और आप समोसा के ठेला पे आपको समोसा दिख भी रहे हैं बढ़िया,
लेकिन अब आपके पास पैसा नहीं है जेब में, है ना। अब जब पैसा जेब में नहीं है तो फिर कैसे खाओगे। लेकिन आपका जो अचेतन मन है वो ये कहेगा कि भाई कुछ भी करो, कैसे भी करके खाओ, भले बढ़िया लो, चोरी कर लो, खा लो, मांग खा लो। पर आपका चेतन मन तुरंत आपसे कहेगा कि नहीं भाई, हमको चोरी नहीं करना, नहीं ये कोई क्या कहेगा, देख लेगा तो डंडे पड़ेंगे, ये सारी बातें है ना। तो आपका जो चेतन मन है वो आपकी उस इच्छा को क्या कर देता है, दबा देता है। क्या कर देता है, आप समाज के भय से, अपने मान सम्मान के भय से, परिस्थितियों के कारण आपकी बुद्धि आपको आपसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, और आप उन इच्छाओं को दबाते हो, और हर पल आप अपनी इच्छाओं को दबाते 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 रहते हो। और आपकी जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं उससे निर्माण होता है आपके अचेतन मन का। ठीक है, तो आपको चेतन अचेतन समझ में आ गया। अब अर्धचेतन क्या कंडीशन है। अर्धचेतन कंडीशन है कि भाई जब आपके मन जीभ पर किसी का नाम रखा हो, आप बोलना चाह रहे हो, आपको हर दिन यूज करते हैं, लेकिन आप उस समय नहीं बोल पा रहे, आप भूल गए। अरे अच्छा नाम था यार, अच्छा नाम था। वो वाली कंडीशन होती है ना। पेपर में क्वेश्चन का आंसर ना आना, और पेपर से जैसे हॉल से बाहर निकल के आए और तुरंत आंसर याद आ जाना, ये जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, अर्धचेतन मन। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। लेकिन अब आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो निर्भर करता है काय पर, आपके अचेतन मन पर, क्योंकि 90% आपका क्या है, अचेतन मन। कैसे, जैसे मैंने कहा आपका समोसा खाने का मन कर रहा था, वो आपके पास पैसे नहीं थे, आपका अचेतन मन कह रहा है कैसे भी करके खाओ। मन में तो इच्छा है समोसा खाने की, पर पैसे नहीं थे जेब में, इसलिए कुटने का डर था कि वो चोरी कर नहीं सकते थे, मांग सकते नहीं थे, इज्जत का डर था, तो चेतन मन ने दबा दिया। लेकिन सामने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा कि तेरा मन समोसे खाने का है। कैसे समझ जाएगा, कि तू कहीं ना कहीं बार बार बस समोसे तरफ ही देखेगा, लाल टपकाएगा उधर देख के। सही में आ रहा है। जैसे आपके मन में यहाँ पर हो सकता है अभी कमर दर्द कर रही हो, आप थक गए हो, आपको सोने का मन कर रहा है, पर यहाँ पर तुम नहीं सो सकते, क्योंकि यहाँ पे सबको लोग क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे, ये रहा है ना मन में। इसलिए अब आपके अंदर जो आलस है या नींद है, कमर दर्द है, तो आप उसको, इस इच्छा को दबा दोगे यहाँ पर, क्योंकि कोई क्या कहेगा। लेकिन हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। यानी आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, आपका अचेतन मन, व्यक्तित्व को। इस बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, जब हम सिगमंड फ्राइड को डिटेल से पढ़ेंगे। तो यही है, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन। और व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि भी इन्होंने दी थी। किसी भी व्यक्ति की कैसी पर्सनालिटी है, उसको उसके स्वप्न को हम जो है स्वप्नों का विश्लेषण करके उस कैसे सपने देखता है ना। आपने एक विधि देखी होगी, हिप्नोटाइज विधि। आपको आपके पिछले समय में ले जाते हैं कि भाई आप चलो, आप 5 साल के हो, बताओ, सम्मोहित करने की प्रक्रिया, जिससे कि आपके मन के अंदर जो आपकी अचेतन मन में इच्छाएं दबी हुई हैं उनको आपसे उगलवाया जाता है, और आपके व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनके मन में कुछ और होता है, इच्छाएं दबा ली हैं उन्होंने, और अब व्यवहार, क्योंकि ये बच्चों के मामले में ये समस्याएं हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। स्कूल में पहुंचते हैं ना, तो बहुत से बच्चे आते हैं चिड़चिड़े स्वभाव आपके हैं, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन एक बच्चा गुमसुम बैठा रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। तो मालूम चला कि उसको घर पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, दबाया गया, तो वो एकदम उसका मन कैसा हो गया, उसके अचेतन मन में ये इच्छाएं दब गई हैं, वो चिड़चिड़े स्वभाव का हो गया है। तो हमें स्कूल में काम आती हैं चीजें। ठीक है, अब अगले हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है, जेबी वॉटसन। अब वॉटसन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। तो सिगमंड फ्राइड के इन वैज्ञानिकों के बारे में, इन मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, पर इनसे जो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड का एक कथन बहुत फेमस है। सिगमंड फ्राइड ने सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया था वो ये कहा था कि बच्चे का 90% मानसिक विकास कायम हो जाता है, शैशव अवस्था में हो जाता है। बच्चे को जो कुछ बनना है वो 4 से 5 साल की उम्र में बन जाता है। ऐसा किसने कहा है, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने एक और शब्द का बहुत उपयोग किया है, लिबिडो। लिबिडो मतलब क्या है, काम इच्छाएं, काम इच्छाएं। काम इच्छाएं मतलब कोई सेक्सुअल मतलब नहीं है अकेला। काम इच्छाएं मतलब आप में विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं को बात कर रहे हैं। तो शैशव अवस्था में बहुत ज्यादा
लिबिडो की मात्रा, काम इच्छाओं की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और यह पुनः प्रकट होती है किशोर अवस्था में। मतलब बहुत सी इच्छा, खेलने खिलौनों की इच्छा, खाने की इच्छा, खेलने की इच्छा, ये सारी इच्छाएं। तो लिबिडो शब्द काय के लिए, काम इच्छा के लिए है, जिसका प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने। ऐसे ही वॉटसन एक बहुत बड़े व्यवहारवादी हैं। इन्होंने ये कहा कि मुझे 4-5 साल का बच्चा दे दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना दूंगा। इन्होंने वातावरण पर, वातावरण का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है बच्चे के व्यक्तित्व पर। तो ये जे बी वॉटसन कौन है भैया? व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। ठीक है। और बुद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में वातावरण पर इन्होंने क्या दिया है? बल दिया है। क्या कहा है इन्होंने? कि मुझे 4-5 साल का बच्चा दे दो, तो मुझे चोर, डॉक्टर, इंजीनियर जो कहोगे वो बना दूंगा। मतलब बच्चे के अनुवांशिकी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। अनुवांशिक मतलब बाप मैतारी कैसे हैं, उनके गुण बच्चों में आते हैं, वो ठीक है मान लिया, लेकिन उसे वातावरण अच्छा मिल जाए, यदि अच्छा माहौल दे दिया जाए तो, बुरा माहौल दे दोगे तो चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, अच्छा माहौल दे दोगे तो डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएगा। यानी प्रभाव से कायगा पड़ता है? वातावरण का। आ रही बात सही में? ऐसे ही अगले जो विद्वान दिए हैं, इनका नाम है कॉयलर, कोफा, बर्दिमर और लेविन। ये एक साथ दे दिए क्योंकि इन सभी ने एक संप्रदाय दिया जिसका नाम है गेस्टाल्टवाद। क्या नाम है? गेस्टाल्टवाद को हिंदी में कहा जाता है समग्रवाद। क्या कहा जाता है? समग्रवाद। समग्रवाद देखो क्या हुआ था कि जब मैंने कहा संरचना की बात हुई, विलियम वुंट ने करी। विलियम वुंट ने क्या कहा कि भाई मानव मस्तिष्क में जो ज्ञान बनता है वो कैसे बनता है? इंद्रियों से जो कुछ जानकारी मिलती है उससे, उसी से ज्ञान का निर्माण होता है। इसलिए उसने क्या कहा था विलियम वुंट ने? संरचना। क्या कहा था? संरचना। इंद्रिय जनित ज्ञान की बात हुई थी। अच्छा, इसके बाद में विलियम जेम्स आ गए। उन्होंने कहा नहीं साहब, अकेले इससे काम नहीं चलेगा, संरचना से, अकेली प्रत्यक्षीकरण, इससे जो है संवेदना से या चेतना से काम नहीं चलने वाला, प्रत्यक्षीकरण भी जरूरी है। उसका जो भी चीज देखी गई उसका नाम क्या, उसका काम क्या, उसकी व्याख्या क्या, ये भी समझना जरूरी है। ये किसने कह दिया? विलियम जेम्स ने कह दिया। तो प्रकारवाद आ गया। बाद में हमने देखा नहीं साहब कि ये लोग आ गए कि साहब व्यवहार के बारे में बात करने लगे कि नहीं साहब व्यवहार को महत्व दिया गया कि बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है उसको समझना ही मनोविज्ञान है। सिगमंड फ्राइड आ गया, उसने कह दिया नहीं साहब वो तो बच्चा जो कुछ करता है उसके अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छा है उनके कारण करता है, व्यक्ति का व्यवहार व्यवहार निर्भर क्या पे करता है? उसके अचेतन मन पे। तो ये जो लोग आए ना, ये मैक्स बर्दिमर, कुर्ट लेविन, कुर्ट कोप्पा या कोहलर, ये जो लोग आए ना, इन लोगों ने बात करी कि भाई एक किसी चीज से व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता, सभी चीजों का कुछ ना कुछ योगदान होता है। इसलिए उन्होंने गेस्टाल्ट शब्द दिया, जो एक जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है समग्र। समग्र मतलब पूर्णाकार। मतलब जो कुछ है भैया मनुष्य के बुद्धि, विवेक या ज्ञान का निर्माण जो है वो सभी से मिलकर होता है। उसमें अचेतन मन का भी योगदान है, उसमें व्यवहार का भी योगदान है, उसमें संवेदना का भी योगदान है, प्रत्यक्षीकरण का योगदान, सबका है। और इन्होंने ये बात कही कि भाई इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर भी महत्व दिया। उनका ये कहना था कि बच्चा जो है केवल अनुकरण करके नहीं सीखता या प्रशिक्षण से नहीं सीखता, कुछ ऐसा भी होता है कि बच्चा कुछ चीजें अपने आप भी सीख जाता है। बहुत सी चीजें हम नकल करके सीखते हैं, बहुत सी चीजें हम किसी के सिखाने से सीखते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ना कभी किसी से देखा ना सुना ना, फिर भी हम किसी काम को अपने आप से सीख गए। इसे कहते हैं सूझ। क्या कहते हैं? आइडिया। बात समझ में आ रही मेरी बात? है ना? जैसे आपने मोटू पतलू का सीरियल देखा ना, उसमें वो मोटू होता है, पतलू होता है, वो मोटू कहता है खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, वो पतलू कहता है आइडिया, उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद की क्षमता, क्या कहते हैं उसे? सूझ कहते हैं। देखो ये सब्जेक्ट है ही ऐसा जिसमें आपको मन लगाना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो, क्योंकि इसमें आपको चीजें याद करनी भी पड़ेंगी, और याद करने के अलावा आपको ने दिमाग का उपयोग भी करना पड़ेगा। यहाँ पे यह नहीं कि भाई के 2 और 2 4 हुआ है, नहीं, यहाँ पर आपको अपने मस्तिष्क का उपयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो भाई सूझ क्या होता है? सूझ क्या है? आपके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सूझ कहते हैं। समझ में आई मेरी बात आपको? तो ये लोग
कॉलर, कोप्पा, बर्दिमर, लेविन, ये सब लोग कौन है? गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक हैं। ठीक है। और इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया है। क्या सिद्धांत दिया है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। दिख रहा है आपको? अंतर्दृष्टि मतलब क्या होता है? अपने अंदर के आइडियाज, सूझ के सिद्धांत। ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय जनक हैं। आगे आप देखेंगे कि कॉयलर ने चिंपैंजी नाम के एक जो है वो सॉरी सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर उन्होंने जो है प्रयोग किए थे। एक पिंजरे में सुल्तान को बंद कर दिया था और उसके ऊपर, पिंजरे के ऊपर एक डंडे पर उन्होंने केला लटका दिए थे, केला, और वो सुल्तान उन तक नहीं पहुंच सकता था। और उसी पिंजरे में एक उसने टीन का डब्बा रख दिया था। बहुत देर तक सुल्तान नाम का चिंपैंजी उछल कूद करता रहा और उस केले को पकड़ने की उसने प्रयास किया, पर वो जंप करके वहां तक किसी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा था। फिर वो एक कोनिया में थक हार के बैठ गया। उसके दिमाग में कुछ देर बाद एक आइडिया आया। उसने वो डिब्बा उठाया और डिब्बे को बीच में ले आया और डिब्बे पे खड़ा हुआ और खड़ा होकर केलों को तोड़ लिया। ये उसको किसी ने नहीं सिखाया था, वो तो चिंपैंजी था। इसे क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं। उसके दिमाग में अचानक आइडिया आया और उसने ऐसा किया। बात समझ में आ रही है? तो ये सिद्धांत किसने दिया है? कॉयलर, कोप्पा, बर्दिमर, लेविन। बात समझ में आई क्या मेरी? इन संप्रदाय का नाम क्या है? इनके गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। ठीक है। अच्छा, अब आगे इस तरफ देखें आप। फ्रोबेल का नाम सुना है? फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी है। क्या दी है? किंडरगार्टन, बाल उद्यान विधि। क्या है? बाल उद्यान है। इसने क्या कहा था भाई? फ्रोबेल का ऐसा कहना था कि भाई बच्चे जो होते हैं पौधे के समान होते हैं। ठीक है। और टीचर जो होता है माली के समान होता है। और स्कूल जो होता है गार्डन होता है। क्या होता है? गार्डन। जैसे गार्डन में पौधे लगते हैं, माली उनको सींचता है, खाद देता है और बड़ा करता है, उन्हें फूल लगते हैं। ऐसे ही काम होता है शिक्षक का कि उसमें बच्चों को जो है, बच्चों को वह तैयार करता है, सब कुछ सिखाता है, ज्ञान की वृद्धि करता है। और इस विधि में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने पर महत्व दिया जाता है। आपकी आंगनबाड़ियां यही काम करती हैं। ठीक है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल हैं। कौन है? फ्रोबेल। ऐसे ही विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादक किया। यह विधि भी करके सीखने पर जोर देती है। बच्चों को कुछ डब्बे मब्बे सामान गत्ता मत्ता दे दिया, उनसे कुछ बनवाने को कह दिया, तो क्या कहलाती है? प्रोजेक्ट विधि। और बच्चा जब खुद करता है तो वह बहुत जल्दी उसकी इंद्रियों हाथों से पकड़ेगा, है ना, और उनको तोड़ेगा मोड़ेगा, तो उसकी बहुत सी इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। देखता है, समझता है, सुनता भी है, टच भी करता है, तो उसके ज्ञान में जल्दी से वृद्धि होती है। मतलब बच्चा कभी भी किसी चीज को करके सीख रहा है तो समझ जाना कि यह विधि कैसी है? मनोवैज्ञानिक। ठीक है। अच्छा, अगला दिया है मिस हेलन पार्कहर्स्ट। इन्हें जाना जाता है डॉल्टन विधि के जनक के लिए। यह भी एक सिखाने की विधि है जिसमें पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है। तो याद रखेंगे, डॉल्टन विधि किसने दी है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है। मैडम मारिया मांटेसेरी विधि के प्रतिपादक हैं। ये तो आपको नाम में ही छुपा है, तो याद करने दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं। कार्लटन बासबर्न, इन्होंने दिया बेनेटिका विधि। कार्लटन बासबर्न ने कौन सी विधि दी है? बेनेटिका विधि। और H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है खोज। क्या होता है? खोज। खोज विधि। बच्चे अपने मन से, बच्चों के सामने हमने कोई समस्या दे दी, वो खुद से उसे खोज के सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। हालांकि मैं संप्रदायों को आपको अलग से पढ़ाऊंगा, फिर भी चूंकि कम से कम ये आपके लिए मोस्ट हैं, ये आपके महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम की दृष्टि से, तो इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब इसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो विकास की क्या पढ़ने वाले हैं? अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं। इसके बाद फिर हम मनोविज्ञान के संप्रदायों को एक बार फिर से पढ़ेंगे। नोट्स में और बुक में और ये पीपीटी में मटेरियल दिया है। थोड़ा सा पीपीटी में आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये आपका पोषण का जो कंटेंट है ना, जितना भी विटामिन प्रोटीन्स हैं, वो हमने अलग आपकी बुक में से पढ़ा रहा हूँ। जो पीपीटी बना रहा हूँ ना, वो आपकी ये जो किताब मैंने दी है उसी में से है, पर ये थोड़े से अलग से हैं क्योंकि
मुझे लग रहा था कि नोट्स में भी दिया है, पर एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ से ले लिए। आगे से हम एक दो ये वाला टॉपिक कंप्लीट जैसे हो जाएगा ना, तो हम पीपीटी भी कैसे तैयार कर लेंगे आपकी बुक से। भले मैं आपको बुक से ही पढ़ाऊंगा यहीं पर, आप लोग पूरा फोकस करना, दुनियादारी से दिमाग निकाल निकूल के केवल इसी बुक को पूरा कंप्लीट करना है आपको। एग्जाम से पहले इसको कम से कम 2 बार रिवाइज करना ही है पूरा, कुछ नहीं छोड़ना है इसमें। सारा कंटेंट बहुत अच्छा अच्छे से दिया है, बहुत एक एक चीज मटेरियल जो हमारे पेपर दृष्टि से थोड़े अक्षर छोटे हैं, लेकिन बाकी पूरा कंटेंट पूरा है। ठीक, अब हम जब अवस्थाओं की बात करेंगे तो अवस्थाओं को मेरे हिसाब से कल पढ़ें, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी योजनाएं पढ़ लो, क्योंकि आपके पास यही मटेरियल बहुत हो जाएगा, आप याद करोगे इसको, है ना। लेकिन ध्यान सुन लेना, मैं कम पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए कम पढ़ा रहा हूं आज आपको, क्योंकि कल मुझे ये मैं कहूंगा विलियम जेम्स, तुरंत तो आप कह दोगे मनोविज्ञानवाद जनक है, प्रकारवाद का जनक है। और अगर आपने ये नहीं बता पाया तो तुम्हें समझ लेना, तुम्हें चटनी बना दूंगा मैं। सब सुन लेना अच्छे से, सुन लिया पीछे मैडम? तुम ये नए वाले हो, पढ़ना है, आना है ना तो कल याद करके ही आना। तुम भी, चाहे तुम्हारे अधिकारी यहाँ चाहे कोई यहाँ है, वो तू स्कूल मुस्कुल मत जाइए, छोड़ दे ही नहीं स्कूल, तो स्कूल परमानेंट पहुंचा दूंगा मैं। ठीक है, तो तुम लोग भी है आना है कल से, तो याद करके आइयो, नहीं घर बैठी हो मत आइयो, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट सीधी सी